सर सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से। कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती। वेरी ओल्ड सेइंग, आईज आर द विंडो टू द बॉडी। पूरी जिंदगी हमारी चल रही है क्योंकि आंखें। मतलब कोई केस है जिसका एक आंख में प्लस का नंबर है, दूसरी आंख में माइनस का नंबर है या फिर जीरो है, तो वो रिस्क क्या है? जो आपने डेंजर कही थी वो क्या डेंजर है? तो ऐसे बच्चे को चेक करना इम्पॉसिबल है। कि आज मेरी वजह से, मेरे इग्नोरेंस की वजह से, मेरे आलस की वजह से इस बच्चे का अपना जो सपना था और बिगड़ जाएगी। अगर वो हमारे हाथ में है तो हमें उसे बचा के रखना है। जिन लोग को एडिक्शन है अल्कोहल, टोबैको, हाउ डेंजरस इज दैट? यूजुअली टोबैको, अल्कोहल से एम्ब्लायोपिया हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। सर क्या है ये? क्या कुदरत का ऐसा क्या कहर है जो बेचारे बच्चों की आंखें चली गई? इतने लोगों को रिफ्रैक्शन नहीं होता। इवन दो वर्ल्ड वाइड मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, रिफ्रैक्शन इज द कॉमनेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इट इज नॉट अ डिसीज कहीं पर बेसिकली। इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन कि ईगो इशू हो जाता है कहीं पे, क्या होता है? शर्म आती है काफी बार तो उनको, पेरेंट्स क्या को बताएं? शर्म आती है। तो कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको -27 नंबर होता है। वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद तुषार जोगे। मैं आपका होस्ट तुषार आपके लिए आज लेके आया हूँ एक नया, एक मेडिकल आपके आए आँख जिसे हम कहते हैं, उस विषय में एक स्पेशलिस्ट को आपके साथ लेके आया हूँ। ये एक ऐसे स्पेशलिस्ट है जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। रेटिनोपैथी नहीं, रेटिना के स्पेशलिस्ट है ये, और इनका समय मिलना हमारे लिए बहुत ही भाग्य का विषय है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आज हम इनको वेलकम करते हैं हमारे शो पर, डॉक्टर सुजीत देसाई। डॉक्टर जी वेलकम टू आवर शो। नमस्कार तुषार जी। सर कैसे हो आप? अब पहले बढ़िया, बिल्कुल सही है। सर आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ऐसे कई सारे गहन मुद्दे हैं, विषय है स्पेशली आंखों के बारे में। अक्सर लोग जिसको बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ धारणाएं पर चलते हैं और कुछ बैड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जिस वजह से आंखों की रोशनी को असर पड़ता है। कई जगह ब्लाइंडनेस भी आता है और कई बार सिंपली इग्नोरेंस की वजह से कई लोग अपनी आंखों में धुंधलापन और ऐसे सब। तो डिटेल में बात करेंगे। सर सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से। सबके आंखों का तारा होते हैं। दुर्भाग्य से सर देखा गया है कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती। जब ऐसा सुनते हैं तो आंखों में पानी आता है, अपने दिल दर्द से और इमोशनल हो जाता है। सर क्या है ये? क्या कुदरत का ऐसा क्या कहर है जो बेचारे बच्चों की आंखें चली गई? ये शुरू करने से पहले मैं तो एक चीज़ बताऊंगा। इट इज़ अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट आईज आर द विंडो टू द बॉडी। यस। ठीक है कि पूरी जिंदगी हमारी चल रही है क्योंकि आंखें हैं। अगर एक इमेजिन करना है कि एक ब्लाइंड पर्सन कैसे जी रहा होगा, फॉर दैट आई सो मेनी टाइम्स आस्क माई पेशेंट्स कि वो फील करने के लिए अगर आप 5 मिनट भी आंखें बंद करके बैठोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप बिना बेचैनी के बैठ पाओगे। सो आइज आर द मेन ऑर्गन जिसको मैक्सिमम इग्नोर किया गया हुआ है। जब तक सब ठीक दिख रहा है, ठीक चल रहा है, वी इग्नोर इट, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। और एक सबसे बड़ा ट्रेंड जो स्पेशली आई वुड से डेवलपिंग कंट्रीज़ में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो चलता है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो नज़र के लिए पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दे गो टू एन ऑप्टिकल शॉप। वो चश्मे की दुकान में जाते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो, और 80% को वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ चेक नहीं होता है। उनका काम है नंबर निकालना। एन ऑप्टिकल शॉप का काम है नंबर निकालना, डॉक्टर का काम है चेकअप करना। ठीक है, तो जब नंबर निकल जाता है वो लोग बोलते हैं आपकी आंखें ठीक है, तो एक बंदा वो एक इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन अपने साथ कैरी करता है, वो समझ के कि उसकी आंखें सही में ठीक है, क्योंकि नंबर के अलावा और कुछ चेक ही नहीं होता है। चेक ही नहीं होता, राइट। जबकि आंखों में कम से कम चेक करने के लिए 10-12 चीज़ें जो देखनी पड़ती है, जिसको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वो एक ऑप्टिकल शॉप में चेकअप नहीं हो सकता है कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर दैट इंस्टेंस। आपकी बातों से मुझे वो फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है, ऑल इज वेल। हाँ, ऑल वो रात में डंडा पीट रहा था। in the sense, but you carry a false information that all is well. Actually, all is not well. Correct, yeah. So that's a belief that many people do, and there are multiple school thoughts कि ऐसा क्यों होता है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो मुद्दा आपने राइज किया है कि बच्चे ब्लाइंड नहीं होते हैं यूजुअली। अगर जो ब्लाइंड होते हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ बच्चे जो वाकई में जन्म से ब्लाइंड होते हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर जेनेटिक कॉजेस। और इट कम्स इधर पेरेंट्स में से ट्रांसफ़र हुए हैं या जेनेटिक म्यूटेशन जब चाइल्ड डेवलप होता है माँ के पेट में, तो उस टाइम पे जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसके कारण हो सकता है। तो
हम उसके बारे में नहीं जाएंगे, वो एंडलेस टॉपिक है। और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे वाकई में जन्म से ब्लाइंड होते हैं, हम उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते। दे स्टे ब्लाइंड थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दैट इज़ वी जस्ट हैव टू फील सॉरी फॉर देम एंड नथिंग दैट वी कैन हेल्प देम। सो उसके ज़्यादा हम वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में। तो देर आर फ्यू कंडीशंस जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें से सबसे कॉमनेस्ट जो है वो है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जिसको हम आरओपी कहते हैं। आरओपी किस में होता है और क्यों होता है बेसिकली, और वो मिस क्यों हो जाता है? तो आरओपी जैसे नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ अ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी यानी जो बच्चे का जन्म प्री मैच्योरली होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स डेटा के हिसाब से जिन बच्चों का जन्म बियॉन्ड 32 वीक्स होता है, नॉर्मली माँ के पेट में बच्चा 40 वीक्स तक रहता है और डिलीवरी का टाइम जो होता है वो 40 वीक्स के बाद होता है, ठीक है। जिनका जन्म अधूरे महीने में हो जाता है, लाइक बिफोर 32 वीक्स, और जब जन्म होता है तो बर्थ वेट जिनका 2000 ग्राम से कम होता है, यानी 2 kg से कम होता है। मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन आर बॉर्न और देयर बर्थ वेट शुड आइडियली बी 2.5 प्लस। 2.5 किलो से ऊपर जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो नॉर्मल वजन होता है उनका। सो अधूरे महीने में जन्म होना और कम वजन होना, ये दो चीज़ें जब मिल जाती है, सो देन देर इज़ अ कंडीशन विच कैन डेवलप, जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। और ये कौन से बच्चे एट रिस्क होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज वाई आर वी टॉकिंग इज कि दिस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिनको हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। जिनका अवेयरनेस नहीं है नॉर्मल पब्लिक में, कभी कभी पीडियाट्रिशियंस होते हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जहाँ पे बच्चा जो डिलीवरी करवाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो डिलीवरी करवाते हैं, पीडियाट्रिशियन जो बाद में बच्चे को संभालते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं तो पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इतने छोटे बच्चे में आँख की दिक्कत क्यों आएगी। सो देयर इज़ एन इग्नोरेंस, ह्यूज स्पेस जो पेरेंट्स समझने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और अगर हम अवेयर करने की कोशिश करते तो इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको एडवाइस किया गया है, उसके बावजूद वो चेक करवाने नहीं आते, वो निकाल देते। इनिशियली पहले कुछ महीने इंपॉर्टेंट होते इसके अंदर, अगर आपने 3-4 महीने निकाल दिए, उसके बाद चाइल्ड का विजन बिल्कुल नहीं रहेगा, पेरेंट्स देख नहीं पाएंगे बाहर से क्योंकि अंदर की बात है। बच्चा इतना छोटा है वो अपने आप से बता नहीं पाएगा, और जब बच्चा बताने लायक हो जाएगा या पेरेंट्स नोटिस करेंगे तब तक इरिवर्सिबल स्टेज हो जाता है। सो दिस इज़ प्रिवेंटेबल। बट किन बच्चों को दिखाना चाहिए पहले? हु आर एट रिस्क? तो चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क आर बेसिकली जो आईसीयू में रहते हैं डिलीवरी के टाइम पे, इतना कम वेट होता है, इंक्यूबेटेड बॉक्स में, इंक्यूबेटेड या वेंटिलेटर पे रहते हैं, Right. जिनको मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया हुआ है, जिनको सेप्सिस होता है। सेप्सिस मीन्स ब्लड इन्फेक्शन बेसिकली, राइट, ड्यूरिंग द डिलीवरी और इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी, राइट। और जिनको ऑक्सीजन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है, स्पेशली वेंटिलेटर पे जो बच्चे होते हैं, करेक्ट। या मल्टीपल डिलीवरीज जो अभी के सिनारियो में बहुत बढ़ गई है, सो लाइक ट्विंस, या ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स, बिकॉज ऑफ IVF। ये हम अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सिनारियो, जो अभी फूड एडल्ट्रेशन हो गए हैं, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, इन सब कंडीशन में फीमेल्स आर नॉट एबल टू कंसीव इन अ नॉर्मल वे। द मेजर कॉज फॉर दैट इज स्ट्रेस ऑल्सो। जो लाइफस्टाइल हो गई, इतना वर्क स्ट्रेस होता है, ऑल दिस एड्स टू द कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इनफर्टिलिटी, एंड देन यू टेक हार्मोनल थेरापीज। वो सब कंडीशंस में, या आप IVF करवाते हो, तो उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज के इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। और जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, द चाइल्ड डजंट गेट इनफ न्यूट्रिशन दैट इन द मदर्स वूम्ब टू बी हेल्दी। सो इसमें प्री मैच्योर डिलीवरी ज़्यादातर हो जाती है, और वो होने के कारण मैनी चिल्ड्रन, स्पेशली ट्विंस और ट्रिपलेट्स, दे आर बॉर्न विथ बर्थ वेट लेस देन 2 kg, एंड जो जल्दी बर्थ हो जाता है, मे बी समटाइम्स 26 वीक्स, 28 वीक्स और 30 वीक्स। तो ऐसे बच्चों को आफ्टर देयर फर्स्ट मंथ इज़ ओवर, जब पहला महीना ख़त्म हो जाता है, तो एक रेटिना चेकअप करवाना ज़रूरी है। इवन इफ़ नॉट एडवाइज्ड बाय द कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन और अ गायनेकोलॉजिस्ट, स्टिल पेरेंट्स शुड हैव दैट अवेयरनेस कि अगर मेरा बच्चा प्री मैच्योर है तो एक रेटिनल चेकअप एट 1 month ऑफ एज इज मैंडेटरी। 1 month फ्रॉम वेयर? फ्रॉम डिलीवरी, फ्रॉम द डिलीवरी। हाँ, इररिस्पेक्टिव जब भी हो। नॉर्मल 40 वीक्स है, लेकिन अगर 32 वीक्स से पहले डिलीवरी हुई है, चाहे वो 30 वीक्स पे हो, 28 वीक्स पे हो, 26 वीक्स पे हो, 1 महीने बाद करवाना ज़रूरी है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी में होता क्या है? व्हाई इज इट सो सीरियस? बेसिकली व्हेन द चाइल्ड इज इन द मदर्स वूम, वो ब्लड वेसल्स रेटिना की डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो नॉर्मली डेवलप होते होते उसको 40 वीक्स लगते हैं। बट व्हेन द चाइल्ड इज प्रीमैच्योरली बॉर्न, पहले बर्थ हो जाता है, तो जो डेवलपमेंट नॉर्मली बढ़नी चाहिए वो रिस्क फैक्टर्स के कारण रुक जाती है।
तो जब ब्लड वेसल्स की ग्रोथ रुक जाती है तो रेटिना की डेवलपमेंट अटक जाती है, और अगर उसको टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, अगर डायग्नोस नहीं किया गया, तो वो अटकने के बाद वर्सन होती जाती है, स्टेज 1 to 5 में प्रोग्रेस होती है, एंड इवेंचुअली द चाइल्ड गेट्स ब्लाइंड। तो जो बच्चा ब्लाइंड हो जाता है वो बता नहीं पाएगा, पेरेंट्स देख नहीं पाएंगे, और इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो कभी कभी तो सिर्फ फॉलोअप पे ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं हो सकते तो उनको लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांस स्टेज है तो आंखों में इंजेक्शन लगते हैं, जिसे हम एंटी-VEGF इंजेक्शन कहते हैं। उससे एडवांस होते हैं तो देर आर सर्जिकल ऑप्शंस, लेकिन अगर मिस हो जाता है तो कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद डिसअपॉइंटमेंट। सर तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई केस है और पेरेंट अलर्ट होके आए, फॉलोअप से या बोलो छोटी मोटी ट्रीटमेंट से उसका ठीक हो गया, तो आर वी सेइंग कि जो रेटिना के ऑफ प्रीमेच्योरिटी का जो रिस्क था एक बार एड्रेस हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, उस वजह से? अगर एक बार वो रिग्रेस हो जाता है इधर स्पॉन्टेनियसली और विद ट्रीटमेंट, तो फिर दोबारा वापस नहीं आता। परफेक्ट। सो एटलीस्ट दैट्स अ प्रिवेंटेबल कॉज। हम जो बात इसीलिए कर रहे हैं कि ये प्रिवेंटेबल चीज़ है। जो प्रिवेंटेबल नहीं है उसके बारे में वी आर हेल्पलेस। करेक्ट। लेकिन जिस चीज़ को हम रोक सकते हैं एंड हम नहीं रोक पा रहे बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस एंड पेरेंट्स नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस इन द डॉक्टर्स और मल्टीपल रीजन फॉर दैट, तो अगर रोक सकते हैं तो उससे बेटर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। सो आई वुड बेसिकली स्प्रेड दिस मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड कि हर बच्चा जिसका प्री मैच्योर डिलीवरी होता है उसको आफ्टर द चाइल्ड फिनिशेज 1 month ऑफ पोस्ट डिलीवरी टाइम he or she should get a retinal screening done by a retina specialist. रेटिना स्पेशलिस्ट। हाँ, नॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को नहीं पिकअप हो सकता है बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू पिक इट अप, मेजॉरिटी ऑफ देम, whereas a retina specialist are specially trained to screen them, so it is advisable to get it screened from a retina specialist. ग्रेट सर, आपने बहुत सही बात कही। और मैं भी दर्शक जो आज हमारे देख रहे हैं, स्पेशली जो नई माताएं होने वाली है, हो रही हैं, अगर भगवान ना करे पर प्री मैच्योर डिलीवरी है, प्लीज़ अपने नन्हे से फूल की आंखें पहले चेक करा लीजिए। इस आपके चेक कराने से आपके बच्चे की आंखें बच सकती है अगर कोई उसमें कोई चांसेस ऑफ ROP, वो रेटिना ऑफ प्रीमेच्योरिटी के कोई चांसेस अगर पनप रहे हो तो कृपया अपने बच्चे को, अपने नन्हे से फूल को रेटिना स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर लेके जाइए विदाउट डिलेइंग, आई वुड से। सो ग्रेट वन। सर हम लोग बच्चे की बात कर रहे हैं तो अक्सर देखा गया है कि कुछ नन्हे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, ये जो बच्चे काफ़ी आजकल देखा जाए कि उनको चश्मे आ रहे हैं, ग्लासेस लग रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि एक आंख सही है, विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे आंख में छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, दूर का है, पास का है। ये क्या कंडीशन है सर? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आंख में और दूसरे, क्या कंडीशन है ये? जो इंसिडेंट सालों पहले था और अभी जो चेंज हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जेनेटिक चेंजेस, म्यूटेशन। इतने लोग चश्मा नहीं पहनते थे पहले, इतने लोगों को रिफ्रैक्शन नहीं होता। इवन दो वर्ल्ड वाइड मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज रिफ्रैक्शन इज़ द कॉमनेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। उसका मतलब है कि हर जगह पे चश्मे का नंबर आना, दैट इज़ द कॉमनेस्ट आई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोग ब्लाइंड नहीं होते लेकिन जिनकी वजह से उनका विजन कम है। तो वो पहले से ये कॉमन चीज़ ही रही है, बट द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। राइट, नंबर्स आर गोइंग। हाँ, नंबर्स आर गोइंग अप एक्सपोनेंशियली रादर। ओके। हम लोग वी डू सो मेनी स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, तो उसमें वी फाइंड एटलीस्ट 30% ऑफ चिल्ड्रन जिनको चश्मे का नंबर है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, जो पहले इतना नहीं होता था। ठीक है, कॉजेज आर अगेन वेरिएबल, यानी कभी कभी वो पेरेंट्स में से जेनेटिकली आ जाते हैं। अगर पहली तो फर्स्ट रिक्वेस्ट इज कि अगर पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है तो बच्चों का चेकअप तुरंत करवाओ, आने के चांसेस बहुत हाई है। अनदर इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जंक फूड खाना शुरू हो चुके हैं। ये सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली बॉडी को अफेक्ट करता है। वी डोंट रियलाइज इट जब हम करते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। एंड द मोस्ट कॉमन कंसर्न राइट नाउ इज चिल्ड्रन यूजिंग एक्सेसिव डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल यूज़ करते काफ़ी, जो भी पेरेंट्स आते हैं सारे कंप्लेन करते हैं, अपने आप को दिखाने आते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाने आते हैं। पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे बच्चे को बोलो, बिकॉज द चाइल्ड इज एकम्पनिंग द पेरेंट, दे हैव नॉट कम प्राइमरली टू, बच्चे को दिखाने के लिए नहीं आते हैं, वो बच्चा सिर्फ साथ में आता है उनके साथ। तो मुझे बोलते सर आप बच्चे को समझाओ कि मोबाइल यूज़ ना करे, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनको ये रहता है कि बच्चा मोबाइल लाया कहाँ से है? द चाइल्ड डजंट हैव मनी टू बाय अ मोबाइल। सो बेसिकली हम लोग टाइम नहीं स्पेंड करते बच्चे के साथ, इंस्टेड हम मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, इसलिए वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है वो फैसिलिटी यूज हो जाती है। हाँ, तो इट्स बेसिकली कि उनको बिजी रखने का वो सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, अगर हम नहीं देंगे तो बच्चा यूज़ नहीं करेगा। तो टू एन एक्सटेंट वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, ऑल द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल,
नॉट ओनली चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे में तो उतना दिमाग नहीं होता है उस उम्र में कि वो समझ पाए उसके लिए आगे में ठीक क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला। तो हो सकते है वहाँ तक लिमिट करना है, स्पेशली मोबाइल और इधर आईपैड और टैबलेट का यूज़। इंस्टेड टीवी इज़ बेटर, क्योंकि टीवी बच्चा दूर से देखता है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन द आइज एंड स्क्रीन है वो बढ़ जाती है, तो वो अवॉइड कर। और कंटिन्यूस नज़दीक से जो मोबाइल देखते हैं उसके कारण भी नंबर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर बिकॉज द मसल्स गो इनटू स्पाज्म। मैंने ऑफन ये देखा है कि बच्चे ब्लिंक भी नहीं करते, अगर वो इतने वो उसमें घुल जाते हैं। हाँ, बट देन दैट विल लीड टू अनदर इश्यूज जो तो अभी बाहर आए नहीं है इतने, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल। बट उसके कारण नंबर नहीं आते, नॉन ब्लिंकिंग की वजह से उनको स्ट्रेन होता है, ड्राइनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, एलर्जी डेवलप हो जाती है। बट नंबर आने का रीज़न है कॉन्स्टेंट यूज़ एंड फोकसिंग फॉर नियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉर्मली स्कूल में तो पढ़ाई होती है, ये सब एडिशनल है उसके ऊपर से, जो पहले नहीं होता था। सो चिल्ड्रन हैव स्टॉप गोइंग आउटसाइड टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते अभी, क्योंकि ये एक ऑप्शन मिल गया है घर में बैठे बैठे, तो ये अवॉइड करना ज़रूरी है। अब हम चश्मे के नंबर पे आएंगे, तो हाँ, जब स्कूल में हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें 3 तरह के बच्चे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि सर मुझे कम दिख रहा है, हम पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन हमें डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं। ये थोड़े से सेंसिबल बच्चे हमें बताते हैं, दोज हु हैव ग्रोन अप, लाइक दोज हु आर बियॉन्ड 2nd 3rd स्टैंडर्ड, वो बताते हैं हमें। सेकंड इज़, एक बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं घर पे नहीं बताता क्योंकि आई एम स्कैर्ड, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि शायद पेरेंट्स क्या एक्ट करेंगे, डांटेंगे। थर्ड इज़, बच्चे को मालूम है उसको नहीं दिख रहा है, पेरेंट्स को भी मालूम है नहीं दिख रहा है, बट दे आर नॉट विलिंगली रेडी कि बच्चा चश्मा पहने। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मेरे बच्चे को चश्मा कितनी छोटी उम्र में कैसे आ सकता है। तो हमें दिखाने आते हैं, हम जब चेक करते बताते हैं, उनके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि बच्चे को नहीं दिख रहा है, फिर भी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड वो चश्मे नहीं बनवाते, वो बच्चे आगे जाके परेशान होते हैं। लेकिन देन दिस इज़ अ मिथ, ये एक आई वुड से कि वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा लेते ओपनली कि चश्मा होना वो डिसीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिसीज़ कहीं पर बेसिकली। इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन कि ईगो इशू हो जाता है कहीं पे, क्या होता है, शर्म आती है काफी शर्म बार, आती तो है। उनको पेरेंट्स क्या को बताएं? शर्म आती है, तो कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको -27 नंबर होता है, सो दैट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। -20 -25 लिमिट ये होती है कि शादी तक फीमेल बताती नहीं, और शादी के बाद हस्बैंड को भी मालूम नहीं पड़ता है कि इतने कम ज़्यादा नंबर है। हम जब बताते हैं तो तब मालूम पड़ता है कि उनको शर्म आती है चश्मा लगाने में। तो इस सोशल प्रॉब्लम बेसिकली जो समाज में चलता आ रहा है, इसके साथ फाइट करना डिफिकल्ट है, बट जितना अवेयरनेस स्प्रेड होगा, लोग समझेंगे, वो पहनेंगे, वो बेटर होएगा। नाउ ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे कि बच्चों के आई के प्रॉब्लम, तो ये रीजन है जिनके कारण उनको चश्मे के नंबर आ जाते हैं। इनसे फाइट कैसे करना है? फाइट ये करना है कि आइडियली रिकमेंडेड पीरियड है कि बच्चों को चेक कब करवाना है, तो फर्स्ट विजिट शुड बी एट 3 years ऑफ एज, प्री स्कूल बोलते हैं। स्कूल में एंट्री होने का टाइम है 3 years, आफ्टर 3 years यू गेट एडमिशन इन द स्कूल। तो फर्स्ट पहला जो आई चेकअप है वो 3 साल की उम्र से पहले होना चाहिए, और वो अगेन हो सके तो पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से होना चाहिए, और अगर वो आपके टाउन में नहीं है तो एनी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट दैट से कैन डू द चेकअप, क्योंकि बच्चा तब पढ़ नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो ये एज को रेटिना स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एनी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई भी Any ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ophthalmology दे आर सफिशिएंटली ट्रेंड इनफ टू इवेल्युएट अ चाइल्ड्स नंबर। अभी जब स्पेशलिटीज़ हो गई है तो बेटर है कि आप पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ। अगर नहीं थी जब तक स्पेशलिटी, तब तक सब चलता था, वैसा है। देन द सेकंड फॉलो अप शुड बी एट 5 years, ठीक है। अभी ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, ये फॉलो नहीं होता है। जब चश्मा दोनों आँखों में होता है नंबर, तो आपको साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो पेरेंट्स भी देखते, कभी वो पिकअप नहीं करते बिकॉज दे आर बिजी विद देयर ओन स्टफ। हम लोग हमारी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहा है। जिन बच्चों को चश्मे के नंबर आ जाते हैं छोटी उम्र में, वो हमें डेफिनेटली साइंस देंगे, और वो साइंस में वैसा है, वो टीवी नज़दीक जाके देखेंगे। अगर कुछ पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो वो बहुत नज़दीक लेके आएगा आंखों के, या कभी कभी आंखें छोटी करके बच्चे देखते हैं, कभी हेड टिल्ट कर देते हैं, सिर को अपना थोड़ा सा टिल्ट करके वो देखते हैं। सो दिस आर द साइंस जो बच्चे हमें दिखाते हैं लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। समराइज करते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसके लिए। अगर आपका बच्चा हेड टिल्ट कर रहा है, टीवी नज़दीक से देख रहा है, मोबाइल बहुत नज़दीक लाके देख रहा है, या फिर अपने आंखें मिचक के मोबाइल डिवाइस, ऐसा कोई भी डिजिटल डिवाइस देख रहा है, प्लीज़ अपने नन्हे से फूलों को लेके जाइए डॉक्टर के पास। शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। आपके बच्चे, उनकी आंखें सलामत रहेगी तो उनकी ज़िंदगी सलामत रहेगी। तो प्लीज़ क्विकली, अगर आप चाहें, ये वीडियो पॉज करके क्विकली चेक करें अपने बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपके बच्चे आपके आसपास है, हैव अ चेक। दिस इज़ द बेस्ट वे टू बी अलर्ट
be cautious, take steps. Let us move to the next one. Sir, please. और मेन इंपॉर्टेंट ये जो हम सिम्टम्स दे रहे हैं वो कब होंगे, जब बच्चे को दोनों आंख में चश्मे के नंबर है। जब एक आंख में चश्मे का नंबर है और दूसरे में नॉर्मल है, यानी कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे बच्चे को चेक करना इम्पॉसिबल है पिकअप करना पेरेंट्स के थ्रू। तो वो स्कूल में भी पिकअप नहीं होगा और वो घर पे भी पिकअप नहीं होगा। तो ये कैसे बता सकते हैं? तो दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन जिसको हम एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। एनाइसोमेट्रोपिया यानी एक आंख में नंबर होना और दूसरी आंख में नहीं होना या कम होना। तो बच्चा जो आंख में नंबर कम है या नहीं है उससे वो मैनेज कर सकता है विजन। तो जिसमें नंबर है वो मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरी आंख से नॉर्मल देख रहा है। तो इन सच केसेस जब हम उसे टाइम पे नहीं पकड़ते, यूजुअली ये जो भी करेक्शंस है बच्चों के, जो भी हमें चश्मे के नंबर देना है, कॉम्प्लिकेशन से रोकना है, अगर हम चश्मा नहीं पहनाएंगे तो क्या होगा? बच्चे को समझ लो, मान लो किसी के भी बच्चे को चश्मे के नंबर है -2 है, अगर वो देख सकता है, अपना काम तो कर पाएगा उस नज़र से, उतनी दिक्कत नहीं होगी कि वो अपना काम परफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर स्कूल में आगे टीचर्स बिठाते बाय चांस तो वो सब देख भी लेगा, वो कभी बताएगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। अगर हम उसे 8 ईयर्स तक करेक्ट नहीं करते हैं तो वो बाद में चश्मे का अगर हम नंबर करेक्ट करते हैं फिर भी विजन नॉर्मल नहीं आएगा, तो जिसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं या लेजी आई बोलते हैं। तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस है बच्चों के नंबर प्रिस्क्राइब करने के, उनको समझाने का, ठीक करने का, वो सब 7-8 साल की उम्र तक है। उसके बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी विजन कम हो जाती है, यानी उसके बाद डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। तो जो विजन कम नंबर ज़्यादा नंबर के साथ फिक्स हो गई थी वही विजन रहती है। कभी कभी आंखें तिरछी हो जाती है, वी कॉल स्क्विंटिंग ऑफ द आई। Squint, yes. फिर पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं या रोते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब हम बताते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो जब एक आंख में चश्मे के नंबर है और नहीं है तो वो कैसे पिकअप करना चाहिए? दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स कि आप घर पे बच्चा सबसे कंफर्टेबल पेरेंट्स के साथ रहता है। जैसे ही बच्चे हॉस्पिटल के स्टेयर्स चढ़ते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, और वो डर इसलिए है क्योंकि अभी इतनी सारी वैक्सीन्स लगती है बच्चों को पहले 2-3 साल में कि उनको लगता है कि हॉस्पिटल गए तो सुई लगने वाली है, इंजेक्शन ही लगने वाला। हाँ इंजेक्शन लगने वाला है, तो दे आर वेरी वेरी स्कैर्ड। हमारे साथ वो कंफर्टेबल कभी नहीं रहेंगे। शायद कभी देख रहे हैं, मैंने वो भी नोटिस किया कि बच्चे को कोई चश्मे का नंबर नहीं है, हम जब पढ़ाते वो पढ़ता ही नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी स्कैर्ड कि अगर मैं गलत पढ़ लूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मुझे सुई लग जाएगी। सो पेरेंट्स के साथ बच्चे सबसे कंफर्टेबल रहते हैं। सो ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि घर पे अपने बच्चे को आप कुछ 20-25 फीट दूर का दिखाओ, खुद भी देख लो पहले, फिर उनको चेक करवाओ। पहले एक आंख बंद कर लो, फिर दूसरी आंख बंद कर लो। सो यूनिलैटरली विजन चेक करो, उससे अगर कोई भी मेजर प्रॉब्लम होगी तो तुरंत पकड़ी जाएगी। सर, अक्सर लोगों को इस बात का डिफरेंस समझ में नहीं आता कि प्लस माने दूर या नज़दीक, माइनस माने दूर या नज़दीक। थोड़ा इसका, अगर आप थोड़ा इसका क्या बोलते हैं, मिसकॉन्सेप्शन थोड़ा हेल्प करें या किसी के कॉन्सेप्ट फिक्स करें, प्लस माने दूर या नज़दीक। बेसिकली प्लस माइनस जो भी है वो दोनों दूर के लिए हो सकता अच्छा, ओके। ठीक है। चश्मे के नंबर क्यों आते हैं हमें? चश्मे के नंबर हमें इसलिए आते हैं कि जब भी लाइट गिरती है, हम देखते हैं तो सामने से लाइट आती है, उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और हम देखते हैं। ये इतने ही माइक्रो सेकंड्स में होता है कि हम टाइम डिले नहीं होता है। वी आर फास्टर देन एनी कैमरा प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, तो जो रेज फोकस होते हैं वो रेटिना पे ऊपर होते हैं और वहीं पे इमेज बन जाती है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हमारे नॉर्मल जो आई बॉल की लेंथ है हमारी, वो इट्स अराउंड 22 मिलीमीटर, आगे से पीछे लेके जो पूरी लेंथ है। अगर आई बॉल हमारा लंबा है बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन और किसी भी कारण से, तो जो रेज गिरती है वो रेटिना के आगे अटक जाएगी, क्योंकि आई बॉल लंबा हो चुका है। तो रेज अभी वो रेटिना पे नहीं गिर रही है। 22 mm का 24 मिलीमीटर हो गया, तो रेस तो 22 पे आके अटक जाएगी। नॉर्मली वो 24 हो गया अभी, तो उसके कारण जो नंबर आते हैं वो माइनस में आते हैं, उसको हम मायोपिया बोलते हैं। लेकिन ये होता है दूर के लिए, दूर के विजन, दूर के विजन के लिए। बच्चों में नज़दीक के नंबर नहीं आते, जो नंबर दूर के वही नज़दीक के लिए काम करते हैं। बच्चों में दूर के नज़दीक के नंबर, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि सर दूर का नंबर दे दिया, नज़दीक का क्या? तो जो भी नंबर आते हैं वो दोनों के लिए वही काम करते हैं। और जब आंखें छोटी होती है तो रेज रेटिना के पीछे गिरते हैं, जब वो होता है तो हम उसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। वो प्लस में नंबर आते हैं लेकिन होते दूर के लिए। ठीक है, तो जो भी है छोटी उम्र में जो बच्चों को नंबर आते वो फार साइटेडनेस के लिए ही आते, दूर की नज़र के लिए ही आते हैं। और उसकी वजह से चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो आई स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और चश्मे जो लगाते हैं वो पास और नज़दीक दोनों के लिए काम करते हैं। और अगेन ये बहुत बड़ा वो कंसेप्ट है कि खुले नंगे पैर
घास में चलने से या लोन में चलने में नंबर निकल जाते हैं। तो भी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सामने क्वेश्चन करता हूँ कि आप अपने बेटे की 2 इंच हाइट कम करके मेरे पास लेके आओ, वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। सही है। तो जैसे आँख का आकार जो स्ट्रक्चर ही अलग है, तो वो घास में चलने से कैसे छोटा होने वाला है? तो सर मतलब एक व्यक्ति की एक आंख लंबी हो सकती है और दूसरी आंख छोटी हो सकती है। छोटी भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है, या दोनों लंबी हो सकती है, दोनों छोटी हो सकती है, और या एक ठीक दूसरी लंबी या एक ठीक दूसरी छोटी, किसी भी कॉम्बिनेशन में होना शक्य है, पॉसिबल है। द ओनली क्वेश्चन इसके पिकअप करना है राइट टाइम पे, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। सो जो आपने जो ये एनिसोमेट्रिया जो कहा, ये मतलब कोई ऐसा कोई केस है जिसका एक आंख में प्लस का नंबर है, दूसरी आंख में माइनस का नंबर है, या फिर जीरो है, तो वो रिस्क क्या है? जो आपने डेंजर कही थी वो क्या डेंजर है? रिस्क ये है कि मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक आंख नॉर्मल होती है, बच्चा ठीक देखता है, दूसरी आंख में वो नहीं देख पा रहा है, तो अगर टाइम पे उसे ठीक नहीं किया दूसरी आंख को, तो वो आगे जाके स्क्विंट हो जाएगी, तो वो तिरछी हो जाएगी, तो उसके बाद कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम होगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस मेल्स में होता है तो पेरेंट्स थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर फीमेल्स में होता है तो सीधा क्वेश्चन आता है सिनेरियो में कि शादी के टाइम पे क्या होगा। फिर उसको ठीक करने के लिए सर्जरी करवाओ। तो जो चीज़ सिर्फ नॉर्मल चेकअप में चश्मा लगाने से ठीक होने वाली थी, अब वो सर्जरी पे अभी वो सर्जरी तक चली गई है, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग हमारे लिए भी। करेक्ट, आई मीन इट इज डिसहार्टनिंग स्टेट ऑफ हाँ, किसी के भी लिए, फॉर ह्यूमैनिटी सेक हमें मालूम होता है कि चीज बच सकती थी, सिर्फ इग्नोरेंस से और अनअवेयरनेस के लिए बच्चे की ये हालत हो गई है, तो हम ऑलवेज वो एडवाइस करेंगे कि अगर आपने टाइम पे करवा लिया होता तो ये हालत नहीं होती। दूसरा रिस्क है कि अगर एम्ब्लायोपिया हो गया, जैसे मेरे एक आंख जिसमें नंबर ज़्यादा है, अगर वो लेजी आई हो गई, तो जब बच्चा बड़ा होगा उस आंख में कम दिख रहा है उसको, तो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डिफेंस फोर्स मैकेनिज्म एडमिशन के लिए। यानी वो आर्मी में नहीं जा सकता, नेवी में नहीं जा सकता, आर्म फोर्सेस, किसी भी आर्म फोर्सेस में वो ही वोंट बी एबल टू गेट एडमिशन, क्योंकि उसके लिए 100% विजन चाहिए। एंड मे बी वी नेवर नो कि अगर वो बच्चा एक्चुअली जाना चाहे, बिकॉज हाँ, और दैट इज हिज ड्रीम, देन Yeah. नाउ दिस बिकम्स यू नो पेरेंट्स फॉल्ट। सो मैनी, कितने सारे बच्चे आते हैं और हमारे पास जब उनको, या आई वुड से कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उसमें प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप जो होता है, अगर उसमें आपकी लेजी आई है तो आपको वो तुरंत एम्प्लॉयमेंट में दे डोंट कीप इट एज एन एम्प्लॉय, दे रिजेक्ट। अगर सारे स्कोर्स अच्छे हैं, कितने सारे हमारे पास प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप में लोग आते हैं, दे आर ऑल जस्ट फिनिश्ड, दे हैव डन एक्सीलेंट इन देयर एग्जाम्स, दे हैव गॉट सिलेक्टेड, इंटरव्यू में सब ठीक हो गया, दे आर लाइक मे बी दे हैव क्रॉस्ड, हजारों में एक का नंबर लग जाता है जो जिनको एडमिशन मिलना होता है, और जस्ट बिकॉज के नज़र कमज़ोर है एडमिशन रिजेक्ट हो जाती है। हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, एक्चुअली रोते हैं, हमें बुरा लगता है कि सर आप कैसे भी करके लिख के दे दो कि नज़र ठीक है, लेकिन वो नहीं हो सकता। सो उस टाइम पे हमें वी फील वेरी बैड कि अगर इस बच्चे को स्कूल में ही ठीक किया गया होता तो आज ये हालत नहीं होती। तो उनका पूरा ड्रीम शैटर हो जाता है, बिकॉज ड्रीम्स तो बच्चे देखते हैं, एवरी इंडिविजुअल सीज दैट, उनको ये मालूम नहीं होता कि जो कम देख रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे जाके क्या होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि ये इतना सीरियस इशू आगे जाके हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें, एक आई चेकअप करवाने में कोई हर्जी नहीं है। सो इफ़ यू बोलते हैं ना, टीचिंग टाइम सेव्स 9, इट्स लाइक दैट। एब्सोल्युटली। अगर आपने ठीक पे स्टेप सही ले लिया तो आप पूरा भविष्य चेंज कर सकते हो बच्चे। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, दोस्तों प्लीज़ अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनको और उनकी आई चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने से ना डरें और उसका इग्नोरेंस ना रखें, क्योंकि आज बच्चे छोटे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, जब वो समझने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे, आपकी आज के इग्नोरेंस की वजह से जिंदगी भर आपको ब्लेम करेंगे। तब शायद रिग्रेट जो होगा, जो अफसोस होगा, आप पूरी जिंदगी भर अपने छाती पे लेकर घूमोगे, और वो हर बार जब आप उसकी शक्ल देखोगे आपकी आंखों में पानी लाएगा कि आज मेरी वजह से, मेरे इग्नोरेंस की वजह से, मेरे आलस की वजह से इस बच्चे का अपना जो सपना था डिफेंस में जाना, मल्टीनेशनल कंपनी में जबकि एलिजिबल था, प्योरली बिकॉज ऑफ आईज ही हैज नो चांस। ऐसा ना करें, लेट अस बी प्रोएक्टिव। गुड पेरेंटिंग इज अ पेरेंट हु नॉट ओनली लव एंड ऑफर दीज लुक्रेटिव थिंग्स, बट दे ऑल्सो टेक केयर अबाउट इट। सो आई होप डॉक्टर जी मैंने सही मैसेज दिया। बिल्कुल सही। सो डॉक्टर जी अब आते हैं विषय थोड़ा बड़ों पे। कॉमन कॉजेज, कॉमन इश्यूज देखे जाते हैं आजकल। लोगों को आंखों में स्टिचनेस, पानी आना, स्पेशली सुबह अगर आप देखो तो एक म्यूकस टाइप आंखों में होता है, फील होता है, आपको क्लियरली दिखता है कि ये हो रहा है। क्या साइन है वो और कितना सीरियस है और क्या करना चाहिए? ये आप जो बता रहे हो बेसिकली ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट्स अलग अलग तरह की है। रेडनेस होना, बर्निंग होना, ब्लरिंग होना, कंजेशन, ग्रिटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये अगर बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है।
अगर हम छोटे बच्चों की पहले बात करें, क्योंकि उनके ऊपर थे पहले, फिर वहाँ से बड़ों पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जब पानी निकलता है या डिस्चार्ज होता है, स्पेशली अगेन ये न्यू बॉर्न के लिए एलिजिबल है फॉर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पहले 1 साल में अगर आप एज ए पेरेंट देखते हो कि बच्चे की सुबह आंखों में डिस्चार्ज आ जाता है, वाइट कलर का डिस्चार्ज यहाँ कोने में जब रहता है, या आंखें चिपक जाती है, या एक्सेसिव वाटरिंग करना किसी भी एक आंख से, तो इसे इग्नोर मत करो। ये एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं कंजेनिटल एनएलडी ब्लॉक। ओके, एनएलडी ब्लॉक। हाँ, नेजो लैक्राइमल डक्ट, एनएलडी यानी नेजो लैक्राइमल डक्ट, कंजेनिटल यानी जो जन्म से होता है, ठीक है। काफ़ी सारे हाई परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जब उनका बर्थ होता है तो वो रास्ता ब्लॉक होता है। हमारी आंखों में एक रास्ता होता है, छोटा सा छेद होता है हमारी दोनों लीड्स में, एक नीचे की तरफ होता है, एक ऊपर की तरफ होता है। जो आंखों में पानी बनता है नॉर्मली, उतना ही पानी वहां से आगे निकल के नाक से होके गले में आ जाता है। तो जितना पानी बन रहा है उतना ही निकल रहा है, ताकि वो आंसू के फॉर्म में बाहर नहीं आना चाहिए। सो वो बैलेंस बना रहता है आंखों में। जब वो रास्ता ब्लॉक होता है तो जो पानी बन तो जाता है लेकिन वो निकल नहीं पाता, तो वो बाहर बहता है और वाटरिंग के फॉर्म में आता है। ये जब छोटे बच्चों में हो रहा है पहले फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। इसे सिंपल आंखों के दोनों तरफ मसाज करते हैं, जिसकी एक टेक्निक होती है जो हम पेरेंट्स को सिखा देते हैं। वो टाइम पे करने से 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर वो ठीक हो जाता है, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस के बिना ठीक हो जाता है। अगर ये इग्नोर किया जाता है या सही जगह पे बताया नहीं गया और ठीक से मसाज नहीं किया गया, अगर वो ब्लॉक ही रहता है, तो 1.5 से 4 साल के बीच में इतनी दिक्कतें होगी कि इवेंचुअली चाइल्ड को सर्जरी करवानी पड़ती है। और इतने छोटे बच्चे में इस चीज़ के लिए सर्जरी करवाना रिस्की भी है, एंड इट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर द पेरेंट टू अंडरगो दैट ट्रॉमा। इवन बच्चे को भी ट्रॉमा होता होगा बिकॉज, लेकिन बच्चे बोलते नहीं है तो उनका ट्रॉमा दिखता नहीं है। पेरेंट्स कैन फील द ट्रॉमा बिकॉज दे आर ऑन अ रिसीविंग एंड बेसिकली। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर वाटरिंग की कंप्लेन है बच्चों में, ढंग से एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके ओपिनियन लेना ज़रूरी है। घर पे बैठ के किसी भी तरह के लोकल एप्लीकेशन से या देसी उपचार से उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। सर ये कॉन्जेनिटल ब्लॉक जो एनएलडी ब्लॉक जो आपने कहा, अगर इसके इग्नोरेंस से फियर ऑफ लूजिंग आई मीन लूजिंग आई साइट के कोई फियर है या नहीं, इट इज बिल्कुल नहीं। इट इज़ एन एक्सटर्नल थिंग। इट्स एन एक्सटर्नल। ये आंखों की बाहर की कंडीशन है, स्किन में से होके जाता है वो, तो उससे विजन कम कभी नहीं होता। इट इज़ जस्ट कि वाटरिंग अगर नहीं ठीक करेंगे तो कभी कभी उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होकर दर्द पैदा हो जाता है, या वाटरिंग का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा जो डिस्टर्बिंग रहता है। बात करते करते कांस्टेंट वाटर ड्रिबल करता है तो कंफर्टेबल नहीं रहता बंदा। और सर ये बड़ों में अगर होता है तो क्या करना चाहिए? बड़ों में जो हो रहा है, दैट द कॉमनेस्ट कॉज इज नाउ डिजिटल आई स्ट्रेन, जो नाउ एवरी फील्ड रादर आई वुड से डिपेंडेंट ऑन अ स्क्रीन। गाड़ी चलाओ तो स्क्रीन है, हर जगह पे स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। इफ वी टेक बैक लॉन्ग, आई वुड से मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, जब से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन बींग्स, डिजिटल स्क्रीन का यूजेज था ही नहीं। सो एक चीज़ बॉडी में होती है जिससे हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन यानी धीरे धीरे बॉडी का उस नई चीज़ से यूज टू होना, ताकि हम उसे हमारी बॉडी को उस तरह से चेंज कर सके कि वो नई चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें, जिसको एडेप्ट होने में यूजुअली इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो एक दिन में या 10 साल में नहीं होता है। तो पिछले 30-40 साल के पहले कंप्यूटर का नाम और निशान नहीं था। टीवी जस्ट 1980s में इंडिया में एंटर हुआ था करीबन। तब पूरे आई थिंक कॉलोनी में एक टीवी हुआ करता था, सारे लोग वहाँ जाके इकट्ठा बैठ के देखते थे। रामायण महाभारत जब हाँ, जब उस टाइम की बात है, सारे इकट्ठा हो जाते थे। तो दैट वाज जस्ट नॉट मोर देन आई थिंक 30-40 ईयर्स बैक, ठीक है। और तब से अब तक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है डेवलपमेंट में, ऐसा हो गया कि हर इंडस्ट्री हर फील्ड में बिना उसके चलता नहीं है। तो ये हमें एडेप्टेशन का टाइम ही नहीं मिला है। सर आजकल तो बच्चों को भी 7-7 8-8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठा। हाँ, तो एंड दैट्स अ स्कूल रिक्वायरमेंट, वो नहीं होना चाहिए। स्कूल शुड नॉट मेक डिजिटल यूजेज कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन, जो काफ़ी सारी स्कूल्स आज तक कर रही है, क्योंकि उससे आगे जाके वो बच्चा सिर्फ परेशानी होगा। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर गाइडेंस न मिलने के कारण या प्रॉपर स्टडी न करने के कारण, यानी स्कूल हैज़ नॉट डन द होमवर्क आइडियली, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर स्कूल, बट अगर वो कंसल्ट करते डॉक्टर्स को ये करने से पहले, तो दे वुड ऑलवेज बी गिवन एडवाइस कि इसको अवॉइड करो आप। आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल अक्रॉस। आई डोंट नो अगर इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं आई डोंट नो, उनके तरफ से कोई लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए कि भैया यू एज अ स्कूल इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट screens in your school as a daily training or daily teaching patterns,
दे शुड एजुकेट द पेरेंट्स हाउ टू टेक केयर एंड हाउ टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट्स नहीं ऑफ वो तो है, लेकिन उनके खुद के लिए भी उनको तो कुछ तो असेसमेंट करना चाहिए उनके। बट वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। Correct, yeah. उसके लिए एक अलग टीम रखनी पड़ती है, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है ये प्रेजेंट सिनेरियो में। वी आर ट्राइंग ऑन आवर स्केल लोकली कि हम वी सेंड मेल्स टू द स्कूल, हम ईमेल करते हैं उनको to inform the principal. Sometimes we have this people who spread awareness, we send them field workers जो होते हैं, we send them to the schools to inform the principal कि you do not give the admission, बच्चे को स्कूल में भर्ती मत करो जब तक वो ऑप्थेलमोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट ना दिखाए आपको। एंड फॉर्चुनेटली बड़ौदा में स्पेशली जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे वी हैव फ्यू स्कूल्स जो कंपलसरी आई चेकअप करवाती है बिफोर गिविंग एडमिशन इनटू द स्कूल। सो changes can come gradually, nothing is going to happen overnight. आई थिंक लंदन में तो नहीं है, आई लिव इन लंदन, सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं पर है। होना चाहिए, होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे सेम रहने वाले हैं। आई मीन the percentage can vary but या करेक्ट। सर जैसे आप डिजिटल के विषय में बात कर रहे हैं, डिजिटल की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि आजकल सबको स्क्रीन का जो एक्सपोजर है और उसके परसेंटेज वाइज 24 घंटे में से 8 या 10 घंटे, कुछ लोगों को 12 घंटे। लाइफ इज़ चेंज्ड, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। सर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एंड क्या आप उनको एडवाइस दोगे? जैसे मैंने अभी हमने बात कर रहे थे कि एडेप्टेशन, तो ये प्रॉब्लम है कि हम एडेप्ट नहीं हुए हैं। अब हमारी बॉडी और आइज़ इतने ज़्यादा घंटे किसी भी डिजिटल स्क्रीन पे बैठने के लिए यूज टू नहीं है, और सडनली पिछले कुछ सालों में जो चेंज आ गया है तो उससे ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने बताए, सिम्टम्स में क्या होता है बेसिकली, तो सिम्टम्स में होगा फटीग, थक जाती है आंखें। कुछ लोग बोलते हैं हमें गर्म लग रहा है, आंखों में थकान सी महसूस हो रही है, कभी लाल हो जाती है, कुछ गिर गया यानी फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं, क्रिटिनेस बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें, कंडीशन एक ही है जिसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। राइट, या हम डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं उसे, या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोले, सारी चीज़ें एक ही है। सेम ही है। जो स्क्रीन यूज़ करने के ज़्यादा टाइम पे जो स्क्रीन पे हम यूज़ टाइम स्पेंड करते हैं उसके कारण जो भी दिक्कतें आती है वो इसी फ्रेम में, इसी टॉपिक के अंदर कवर होती है, इसी डिसीज़ के अंदर आती है। राइट, उससे बच सकते हैं। पहली चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इससे ब्लाइंडनेस नहीं होती है, ब्लाइंडनेस नहीं होती। कभी नहीं होती है। कि चाहे कितना भी हम स्क्रीन यूज़ कर ले, ब्लाइंडनेस नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसी नौबत खड़ी हो जाएगी कि आंखें खुली नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आंखें खुली रखने के लिए हेल्दी टीयर्स, आंसू होना ज़रूरी है। हाँ, हमारे जो आंसू होते हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं, तो हर लेयर का एक अलग फंक्शन है, अलग काम है। तो उसका मेन काम वही है कि वो हमें बाहर के एटमॉस्फेयर से बचा के रखे। जितनी बार हम पलके बंद करके खोल देते हैं, आंसू अच्छे खासे बन जाते हैं। तो एक बंदा नॉर्मली 1 मिनट में 12 से 15 टाइम आंखें ब्लिंक करता है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, वो चाहे फिर स्क्रीन पे हो या कभी कभी पढ़ाई भी हो सकती है जिसमें हम बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि किताब पढ़ते तो सामने से लाइट नहीं आती आंखों में, जब हम स्क्रीन पे होते तो सामने से लाइट आती है, तो ब्लिंक रेट हमारी कम हो जाती है। एक बंदा जो कंप्यूटर पे होता है इतने सारे टाइम पे, अगर आप उसके सामने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस रख दोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, आप देखोगे कि वो 2-3 टाइम से ज़्यादा ब्लिंक नहीं करता 1 मिनट में, जबकि वो 12 से 15 बार होना चाहिए। तो ब्लिंक करना ज़रूरी क्यों है कि जितनी बार हम आंखें बंद करके खोलते एक अच्छे खासे आंसू का लेयर बन जाता है। राइट, जब ब्लिंक ही नहीं कर रहे तो आंसू ठीक से बन नहीं रहे, राइट, जब वो बंद नहीं रहे तो आप और भी ब्लिंक नहीं कर रहे हो। तो जो ग्लैंड्स, जिसे हम मीबोबियन ग्लैंड्स कहते हैं, जो हमारी लिड्स में आए हुए होते हैं, तो जो मीबोबियन ग्लैंड्स है जो हमारी लिड्स में रहते हैं, वो उनका काम है आंखों में से द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द आंसू, जिसको हम लिपिड लेयर कहते हैं, वो बनाना। और लिपिड लेयर मेन लेयर है जो स्क्रीन की वजह से गायब हो जाता है क्योंकि ब्लिंक रेट चली जाती है। एक बंदा इतना इन्वॉल्व हो जाता है कंप्यूटर में काम करने में कि उसका ध्यान इतना, कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा रहता है वो उस चीज़ में कि ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है। तो जैसे अगर वो ग्लैंड काम नहीं कर रहे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे, फिर हम उसे कहते हैं मीबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। अगर वो पूरी तरह से गायब हो गए या एट्रोफी हो गए तो आंसू के टॉप लेयर ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण भीतर के जो लेयर्स है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, इवॉपरेट हो जाएंगे। तो टीयर फिल्म नॉर्मल हम एक आंखें बंद करके खोलते तो 10-12 सेकंड तक वो आंसू रहता है, फिर इसलिए हम 5-6 सेकंड के बाद वापस ब्लिंक कर देते हैं ताकि वो वापस से फॉर्म हो जाए और ये सीक्वेंस चलती रहे। जब ब्लिंक रेट चली जाती है तो टॉप लेयर एब्सेंट हो जाता है, तो अंदर के लेयर इवॉपरेट हो जाते हैं, जिससे ड्राइनेस शुरू हो जाती है। अगर वो ग्लैंड्स ही नहीं रहे तो वो लेयर कभी बनने वाला ही नहीं है, फिर उसे हमें ड्रॉप से रिप्लेस करना पड़ता है, जो लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन इफ़ नॉट एड्रेस्ड। नॉट एड्रेस्ड। सारे आईटी यूज़र्स या कंप्यूटर यूज़र्स के लिए मैसेज है कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो क्या प्रिकॉशंस रखने हैं।
इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेसिकली, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल थिंग। इसके लिए काम कम करना या बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू टेक फॉलो द रूल ऑफ 20-20-20 विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसका मतलब कि हर 20 मिनट में आप एक 20 सेकंड का ब्रेक लो और किसी चीज़ को देखो जो 20 फीट दूर है आपसे। वापस मैं रिपीट करता हूँ, हर 20 मिनट में आप एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लो, अपने कंप्यूटर से या स्क्रीन टाइम से खड़े हो जाओ वहाँ जगह से। यू जस्ट स्टैंड अप, किसी चीज़ को देखो जो दूर है 20 फीट दूर, ताकि आपकी आंखें नज़दीक के फोकस से रिलैक्स हो जाएगी और उतना रेस्ट मिलेगा, मसल्स को रेस्ट मिलेगा। तो हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं आप खड़े हो जाओ, एक वॉशरूम ब्रेक ले लो, वाटर ब्रेक ले लो, या किसी के साथ चैट करने चले जाओ, खड़े हो जाओ जगह से हर 15-20 मिनट में एक बार। फिर देन यू कैन रीस्टार्ट योर वर्क अगेन। सो दैट इज़ वन मेजर थिंग दैट यू हैव टू डू। सो इट इज़ पर्पसफुल ब्रेक्स, जानबूझ के हम ब्रेक ले रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आएगा पर्पसफुल ब्लिंकिंग, यानी जो ब्लिंक रेट कम हो जाती है जब हम कंप्यूटर पे, वो आप याद रख के ब्लिंक करो, और जो ब्लिंक कर रहे हो सिर्फ आंखें बंद करके नहीं खोलनी, उसे 2 सेकंड बंद रखनी है। तो जितना आप ध्यान से ब्लिंक करोगे, टीयर्स हेल्दी रहेंगे, ग्लैंड्स हेल्दी रहेंगे, दिक्कतें कम आएगी। सो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, आंखों में पानी नहीं डालना है। ये अगेन बहुत बड़ा, डोंट वॉश। इट्स अ वेरी बिग मिथ विच इज़ बीन फॉलोड ऑल अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया। आंखों में पानी डालने से आंखें साफ हो जाती है, कचरा निकल जाता है। यूजुअली पीपल से, पेशेंट्स आके बोलते कि सर पानी डालेंगे तो कचरा निकल जाएगा। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैं आपकी आंख में एक ऐसी चीज़ डाल दूँ जो आप देख भी नहीं पाओगे, उतनी छोटी है, फिर तो आप 2 सेकंड भी मेरे सामने आंख खुली रख के नहीं बैठ पाओगे। अगर वाकई में कचरा जाता है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, पानी डालने से नहीं निकलने वाला वो। तो आँखों में कचरा कभी जाता नहीं, अगर जाता है तो वो नॉर्मली टीयर्स उसका ध्यान रख लेते हैं अगर वो हेल्दी है तो। सो ब्लिंक करके आँख खोल दो, आंखें साफ हो गई। उसके लिए बाहर से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर पानी डालना तो दूर की बात है, मैंने लोगों को देखा है कि वो प्रॉपर पानी स्प्लैश कर दे जोर से, धक धक। इट्स लाइक स्लैपिंग द आई। हाँ, उसको आंखों को थप्पड़ लगाने के बराबर है वो चीज़, अगर पानी हम डालते हैं तो। क्या वो सही प्रैक्टिस है सर? बिल्कुल गलत है, लेकिन कौन समझाने जाए, हर घर में जाके हम बता नहीं सकते। मैंने स्पेशली उन लोगों को देखा है जो अक्सर 2 व्हीलर्स पर घूमते हैं, दिन में धूप होती है, धूल उड़ती है, घर पर पहुंचने के बाद ऑफन ये प्रैक्टिस देखिए सबसे पहले हो जाते हैं वॉश बेसिन के पास, धूम 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 धूम, और 1 या 2 बार नहीं, वो कंटिन्यू ऐसे 10-12 बार करेंगे जब तक कि उसको रिलैक्स फील नहीं होगा। बट व्हाट इज़ अ डेंजर, क्या हो सकता है सर? डेंजर ये है कि यू आर हार्मिंग योर टीयर्स बेसिकली, ये करने से आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो। अब वो टेम्पररी रिलीफ देगा आपको, टेम्पररी रिलीफ इसलिए देगा कि आप पानी डालोगे तो वो आपको अच्छा फील करेगा, बट वो अंदर से आंसुओं को ख़राब कर रहा है। इंस्टेड आई वुड एडवाइस देम कि आप प्रोटेक्शन लेके ड्राइव करो। हेलमेट सिर्फ सिर बचाने के लिए नहीं होती, वो आंखें बचाने के लिए भी काम करती है। तो सिटी में एक्सीडेंट से सिर्फ नहीं बचाती है, वो धूल मिट्टी से हमारी आंखों को भी बचाती है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ हेलमेट और वेयर अ फेस कवर विच विल प्रिवेंट योर आइज फ्रॉम हीटिंग बेसिकली द विंड हीटिंग योर आई। हवा को आँख में से लगने से वो बचा देती है हमें। बहुत ठंडी हवा, बहुत गर्म हवा, ये दोनों ड्राई करती है आंखों को। हाँ, दोनों सीजन में दिक्कत होती है। तो हाँ, पहले हम थे कि फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, फिर आए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। तीसरी चीज़ है सीधा फैन के नीचे नहीं बैठना है। ओके, एसी या हीटर का ब्लो डिपेंडिंग अपॉन इन विच कंट्री यू स्टे एंड व्हाट वेदर इट इज़ और सीजन इट इज़, ब्लो डायरेक्टली फेस पे नहीं आना चाहिए। सो यूजुअली यू हैव टू कीप इट अबव योर हेड और बिलो योर चिन। सीधा फेस पे किसी भी ब्लोअर का ब्लो डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। हम धीरे धीरे वो नंबर बढ़ रहा है, जैसे ब्लिंक फ्रीक्वेंटली करो, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो, फैन के नीचे मत बैठो, एसी का ब्लो मुंह पे मत आने दो, इवन इन द कार व्हेन यू आर ड्राइविंग। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द ब्लो ऑफ द एसी इज नॉट डायरेक्टली ऑन टू योर फेस। डू नॉट कीप द विंडो ग्लास ओपन बिलो योर आई लेवल। सो दीज आर बेसिक प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द होम रेमेडी सबके लिए जो फॉलो करता है वो है गर्म पानी की शिकाई। फॉर ऑल डिजिटल यूजर्स, इफ़ यू डू हॉट फर्मेंटेशन, सिर्फ आप गर्म पानी लो बाउल में या हॉट बैग में भर के आप बंद आंखों के ऊपर उसकी शिकाई करो। स्प्लैश नहीं करना है, मैं शिकाई की बात कर रहा हूँ जो हम बंद आंखों के ऊपर से रखते हैं। दैट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कीपिंग योर ग्लैंड्स हेल्दी। जितना सेकना है, हाँ, आंखों को सेकना बस, है। दोनों आँख को सेकना है। रोज 10 मिनट निकालोगे टू टेक केयर ऑफ योर आइज, इट विल डेफिनेटली हेल्प, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनका डिजिटल यूजेज ज़्यादा रहता है। सर आपने इतनी सारी अच्छी बातें कही, डिजिटल आए, एक बात मुझे आपको एक क्यूरियोसिटी से पूछनी है। कुछ लोग वो एंटी ग्लेयर चश्मा लगाते हैं, ब्लू कलर की एक चमकती हुई स्क्रीन होती है ग्लासों पर, चश्मा होने नंबर होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ 0 नंबर। क्या सर ये यूज़फुल है? बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स है इसके लिए। डायरेक्टली तो यूज़फुल नहीं है। वो बताते हैं कि उससे जो ब्लू लाइट निकलती है
वो हमारी आइज़ को डैमेज करती है। From the कंसेप्ट glass. उसका वही है कि नो किसी भी स्क्रीन से ओके हम किसी भी स्क्रीन के सामने देखते तो उससे ब्लू लाइट एमिट होती है, हाँ तो वो आंखों के लिए हार्मफुल है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि उससे ज़्यादा ब्लू लाइट नॉर्मली बाहर होती है दिन में, हाँ तो व्हेन यू आर आउटसाइड द हाउस तो वो जो ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकलता है उससे कई गुना ज़्यादा हमें डे लाइट में मिलती है वो, तो फिर हमें वो भी नुकसान या हार्मफुल होनी चाहिए हमारे लिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली जब हम नाइट टाइम पे यूज़ करते हैं स्क्रीन का, तो ब्लू लाइट हमारे रात को जैसे 7 अंधेरा होने को लगता है, जैसे आफ्टर 7 PM हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन में ओके जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं। उसका काम है हमें सुलाना। वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि अभी अंधेरा हो गया है, नाउ इट इज टाइम यू शुड गो टू स्लीप। तो जब ब्लू लाइट गिरती है स्क्रीन से तो दिमाग सोचता है कि अभी तो दिन है, नींद भगाता है वो। हाँ अभी नहीं, अभी तो दिन चल रहा है, अभी रात नहीं हुई है, तो दैट हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड, सो बेसिकली यू हैम्पर योर स्लीप पैटर्न। मैंने कई टीनेजर्स को देखा है सर कि क्योंकि माँ बाप डांटते हैं तो सर पर ओढ़ तो लेते लेकिन अंदर अंदर मोबाइल मोबाइल चलता है। आई मीन बच्चे अपने रास्ता ढूंढ लेते हैं अपने ऐसा रास्ते है, तो सर फॉर आइज के लिए नींद आई मीन स्लीप पैटर्न कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? नहीं सिर्फ आइज के लिए नहीं, बॉडी के लिए भी 20 से 7 to 8 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी। ठीक है, अगर उतनी पीसफुल स्लीप नहीं मिलती है तो पूरी सर्कैडियल रिदम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो डिस्टर्ब होती है दैट कैन लीड टू सो मेनी डिसीजेस पर से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, दिस आर ऑल बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट स्लीप समटाइम्स, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ज़रूरी नहीं है दिन में सोना, हम डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क स्केड्यूल यू कैन डिवाइड द स्लीप टाइमिंग्स एट अ गो, एक साथ में, किश्तों में नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। वी शुड बी स्लीपिंग फॉर 7 to 8 आवर्स। और जब ये डिजिटल यूजेज ज़्यादा रहता है तो वो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को गलत सिग्नल जाता है, तो जो स्लीपिंग हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं होती है। सो इट इज़ मैंडेटरी कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नाइट टाइम पे अवॉइड करें, या स्लीपिंग टाइम पे मोबाइल या किसी भी डिजिटल यूज़ का यूजेज अवॉइड करें, देन वी कैन गेट अ बेटर स्लीप। यूज़ करके अगर सोते हैं तो उसमें स्लीप डिस्टर्ब आती है, उससे बेटर है कि यू टेक अ पीसफुल स्लीप। रात को इस्तेमाल मत करें, दिन में जितना यूज़ करना है कर लो। सर अक्सर कुछ केसेस जैसे जहाँ पर सडन आईसाइट लॉस होती है, क्या ये इससे रिलेटेड है या वो कुछ अलग विषय है? नहीं नहीं, वो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। इसको डिजिटल स्क्रीन से कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। ओके नहीं, पहली बात मैं ये बता दूं कि अगर पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन होता है किसी को, पेनलेस यानी बिना दर्द के अचानक से नज़र चली जाना, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, अचानक से पेशेंट को दिख रहा था, कुछ टाइम के बाद दिखना बंद हो गया, तो वो आंखों के भीतर की कंडीशन, या तो रेटिना या ऑप्टिक नर्व या ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है। ओके इसका मोतियाबिंद से यानी कैटरेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, या उसका डिजिटल स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार कुछ कंडीशन में ट्रीटमेंट हमें 1, 1.5, 2, 3 घंटे के अंदर करनी पड़ती है। तो अगर हम इसे इग्नोर कर लेते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि नज़र गई है, मोतियाबिंद आया होगा, उम्र हो गई है, जाएंगे आराम से डॉक्टर के पास, तो दैट कैन लीड टू परमानेंट लॉस ऑफ विजन, जो ठीक नहीं हो पाता आगे जाके। तो वापस से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन, तो इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट अ रेटिना स्पेशलिस्ट। वो कैटरेक्ट वाले नॉर्मल जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो ज़्यादातर कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम मिस कर देते हैं डायग्नोसिस, या ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर पाते, बिकॉज वो उनके स्पेशलिस्ट नहीं है। दे आर गुड एट कैटरेक्ट सर्जरीज। समटाइम्स अगर वो डायग्नोस कर भी लेते हैं तो दे आर नॉट एक्सपर्टाइज इनफ टू ट्रीट दैट कंडीशन। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो तो तुम्हें एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है, और कहीं और नहीं जाना है, वो भी इमीडिएटली बेसिस पे इमरजेंसी पे जाना है। गाइज, आप अगर आज ये पॉडकास्ट देख रहे हो, स्पेशली ऐसी कंडीशन जहाँ पे इमीडिएट पेनलेस विजन लॉस हुआ है, पहले भागिए रेटिना स्पेशलिस्ट के पास, गेट योर आई चेक्ड। चांसेस सबसे ज़्यादा है योर विजन कैन बी रिटेन्ड, विजन आपकी वापस आ सकती है। ज़्यादा डिले करना, चांसेस ज़्यादा है कि आपकी विजन लॉस हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपनी आँखों का ख्याल कीजिए। डॉक्टर जी, कुछ विषय जो हमने ये सारी तो बातें कही, लेकिन ऐसे विषय जैसे डायबिटीज़ है, ऐसे विषय जो ब्लड प्रेशर है, ये कितने डेंजरस है, कि क्या नुकसान कर सकते हैं एक किसी अच्छी आंखों को? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जिस तरह से बढ़ रहा है, एवरी अदर इंडिविजुअल और थर्ड पर्सन इज हैविंग डायबिटीज़ नाउ। तो इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ diabetic patients in the world, across the world, and not only India, every other country is suffering from it. I think everywhere, even in Basically, UK, we yeah, have everywhere, so many diabetics. everywhere.
So basically, it's the disease of, I would say, recent scenario or this generation because of food habits. खाने पीने की जो हैबिट्स हो गई है, फूड जो ज़्यादा रिफाइंड होना शुरू हो गया, पैक्ड फूड्स, बाहर खाने की हैबिट्स, उन सबसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। आँखों के ऊपर दोनों कंडीशन का है, आई वुड से ब्लड प्रेशर का कम, लेकिन डायबिटीज़ का और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड इसका सबसे सैड पार्ट ये है कि वो सिम्टमलेस होता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल जिनको डायबिटीज़ है उनकी आंखें कभी ना कभी ख़राब होने वाली है, 100% ऑफ केसेस में होगी, अनटिल अनलेस डायबिटीज़ बहुत अर्ली डिटेक्ट हो गया है और बहुत अच्छा ठीक से कंट्रोल में रखा है। वरना ज़्यादातर केसेस में डायबिटीज़ इनिशियली पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है, कोई चेक नहीं करता है, सिम्टम्स का इंतज़ार करते हैं, जो कभी कभी आने में ही उसको 10-12 साल लग जाते हैं। तो जो चीज़ जल्दी होती नहीं है, सिम्टम्स होते नहीं है, चेक करवाता नहीं है कोई, और जब मालूम पड़ता है तो उसी दिन से वो पहला दिन गिनते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ 10 साल से लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, दिक्कतें आज शुरू हुई, वो डॉक्टर के पास जाएगा, रिपोर्ट लिख के जाएंगे कि चेक करवा लो शुगर्स, तब शुगर्स 200 आएगा, तो वो गिनेगा कि मुझे डायबिटीज़ अब से है, क्योंकि पिछली हिस्ट्री तो मालूम नहीं है दिक्कत कब से हो रही है। वो पीरियड जो अनडायग्नोज गया हुआ है वो ज़्यादा डैमेज कर जाता है। सो इट इज़ एन एडवाइजेबल थिंग राइट नाउ कि हर बंदा 40 ईयर्स के बाद डायबिटीज़ साल में एक बार चेक करवाओ। हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, ये सब चीज़ें कभी हमारे फेवर में नहीं आती, लेकिन सारे रिपोर्ट साल में एक बार अपनी बर्थडे के दिन करवा लो, क्योंकि वो दिन तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो याद रहेगा, रिपोर्ट्स भी निकल जाएंगे। ठीक है, दोनों किस्तों में सेलिब्रेट तो करना ही है। वन शुड हैव एन हैबिट के साल में एक बार रिपोर्ट्स करवानी है, ताकि ऐसी सब चीज़ें पकड़ी जाए। नाउ विल कम के आँखों में क्या होता है। तो आँखों में जो होता है वो 3 चीज़ें मेनली डायबिटीज़ में अफेक्ट होती है पूरे बॉडी में। एक होती है नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स आप देखोगे आसपास जिनका डायलिसिस चलता होता है, तो उनको नेफ्रोपैथी हो चुकी है। दूसरी चीज़ होती है वो न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी यानी बेसिकली नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसके सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स होते हैं पैरों में टिंगलिंग होना, गुदगुदी होना, पैरों में नमनेस लगना, कभी कभी चलते चलते चप्पल निकल जाती है, पेशेंट्स को मालूम नहीं पड़ता है। दिस आर अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि सेंसेशंस कम हो गए हैं। पेशेंट्स को चोट लग जाती है, उनको मालूम नहीं पड़ता चोट लगी हुई है, क्योंकि न्यूरोपैथी हो रखी है। सो एक है न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, और हमारे बात कंसर्न की जो बात है वो है रेटिनोपैथी। सो दिस 3 पैथीज आर जिनके कारण बाकी का शरीर भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है और वो डैमेज हो जाता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बाकी 2 के सिम्टम्स होते हैं। किडनी अगर ख़राब होनी शुरू हो चुकी है, अब ब्लड रिपोर्ट्स करवाओगे वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, न्यूरोपैथी है तो आपको टिंगलिंग नमनेस होगी, आपको मालूम पड़ेगा। रेटिनोपैथी की कोई साइंस नहीं है शुरुआत में, ना किसी रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट से वो मालूम पड़ेगा, वो चेक करवाना पड़ेगा आपको डायबिटीज़ रेटिना स्पेशलिस्ट से। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम फिजिशियंस रहते हैं या उनके ट्रीटिंग डॉक्टर रहते हैं, वो जो सामने से एडवाइस करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार आप आई चेकअप करवा लो। नॉर्मली नहीं करवाते, वो एडवाइस करते दिक्कत होगी तो करवा लेना, ऐसा सब बताते हैं, जबकि उनको मालूम है कि ये 3 चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि सिम्टमलेस प्रोग्रेशन होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के 5 स्टेज है, तो इनिशियली जब वो प्रोग्रेस करता है वो सिम्टमलेस होता है, पेशेंट्स को किसी चीज़ का मालूम, वो नॉर्मल विजन रहता है उसका, अंदर से हेमरेजेस होने शुरू हो चुके हैं आंखों के अंदर, पेशेंट ठीक देख रहा है, उसको किसी चीज़ की भनक तक नहीं है, और जब वो एक स्टेज क्रॉस कर जाता है तब कंप्लेन आती है। और समटाइम्स पेशेंट्स कम टू अस, काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड होके आते हैं। ओह, हम जब बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत थी सर, 1 महीने से ही हो रही है, तब तक तो सब ठीक दिख रहा था, जबकि वाकई में अंदर रेटिनोपैथी 15-20 साल से शुरू हो चुकी थी, लेकिन कभी नहीं चेक करवाया, या हमें बताते हैं कि हम जब चश्मे की दुकान से चश्मा निकालते तो चेक हो जाती है। अगेन जो हम पहले बात की थी उसी के ऊपर वापस आ रहे हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी इज नॉट अ रेटिनोपैथी Yeah. स्पेशलिस्ट। सो बेसिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं चश्मे की दुकान में, जिनका काम है चश्मा निकालना, नंबर चेक करो, नंबर चेक करो, वो उनका बेस्ट है, दे कैन डू इट बेटर देन अस, बट द क्वेश्चन इज आंखें चेक करना वो हमारा काम है। सो अगेन ए रिक्वेस्ट इज के सारे लोग जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, उनको बिना कंप्लेन के, डू नॉट वेट फॉर सिम्टम्स, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, साल में एक बार जाके अपना रेटिना चेक करवा लो फ्रॉम अ रेटिना स्पेशलिस्ट अगेन, ताकि अगर किसी भी कंडीशन की शुरुआत हो रही है तो वो टाइम पे पकड़ा जाएगा और उसे आगे प्रोग्रेस करने से रोक लेंगे, जिससे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस नहीं होगी। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सब जो बातें करें वो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे जो प्रिवेंटेबल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में वी आर हेल्पलेस। जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते उसके लिए हम हेल्पलेस है, उसे हम वी हैव टू लीव इट ऑन फेट। करेक्ट। लेकिन जिस चीज़ को हम बचा सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं,
इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि उस चीज़ को हम रोकें. सो रेटिनोपैथी इज बेसिकली अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. करेक्ट. So if you diagnose it on time, if you treat it on time, then you can basically save one person from getting blind. एंड स्पेशली दोस्तों, नंबर्स ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सब के केसेस भारत में ही नहीं, पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं. आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, जहाँ कहीं से भी आप ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, दवाइयाँ लेते हो या नहीं हो, जो भी है, पहले तो ये चेक कर लें कि आपको है या नहीं. और दूसरा, गेट योर आईज चेक्ड एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन चेकअप प्लान. एक रेजिम बनाइए, अपनी आँखों को बचाइए. ये हमने डायबिटीज़ के विषय में एक बात कही, ब्लड प्रेशर के विषय में बात कही. लेकिन सर, जैसे उम्र बीतती जाती है, लोग बेचारे बूढ़े होते हैं, काम कर करके थक जाते हैं. ओल्ड एज लोगों को कुछ ध्यान देने वाली कोई चीज़ है अपनी आँखों के बारे में? क्योंकि बुढ़ापे में अगर आंखें चली जाए तो जो दुख दर्द वो ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं, खुद को बेसहारा समझते हैं, ऐसे में तो उनकी लाइफ और बिगड़ जाएगी. ये आंखें तो किसी भी उम्र में जाएगी, रिस्की होने वाला है. वो तो है. द ओल्डर द एज, द वर्स द द सिचुएशन. वर्स द सिचुएशन. लेकिन वो अनमोल रतन है, तो उसे तो किसी भी एज में हम जाने नहीं दे सकते. अगर वो हमारे हाथ में है तो हमें उसे बचा के रखना है. सो ओल्ड एज के जो मेन डिसीजेस है दो. सो वन इज ग्लोकोमा, जिसे हम काला मोतिया भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन. दीज आर कॉमन कंडीशंस जो ओल्ड एज के पेशेंट्स को या ओल्ड एज पीपल को अफेक्ट करता है. तो ग्लोकोमा क्या है बेसिकली? तो ग्लोकोमा इज जब आंखों के अंदर जो पानी बनता है, जो पानी बाहर निकलता है, उसके साथ उसे मिसलीड या कंफ्यूज नहीं करना है. जो नॉर्मली बाहर पानी आता है आंखों में, वो बाहर ही बनता है और बाहर से ही निकल जाता है. जो हमारे आई स्ट्रक्चर को बना के रखता है, जिसे हम विट्रियस और एक्वियस ह्यूमर के नाम से कहते हैं, वो पानी आंखों के अंदर बनता है और आंखों के अंदर ही रहता है. उसका मेन फंक्शन है हमारे आंख को शेप बना के रखता है, शेप देता है. वो जो राउंड स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है हमारे आई बॉल का, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द आई. तो उसका भी एक प्रेशर होता है जो मेंटेन करना पड़ता है बॉडी को. जैसे ब्लड का प्रेशर मेंटेन करते, तो अगर वो ऑल्टर होता है तो ब्लड प्रेशर कहते हैं हम उसे. वैसे आंखों का जब प्रेशर ऑल्टर हो जाता है, वो कब होता है? समझ लो दिन में जितना भी पानी बन रहा है, एक बंदे की आंख में पूरे दिन में 50 ml पानी बन रहा है, तो उतना ही आंखों से बाहर निकल के ब्लड में मिक्स हो जाता है. तो जितना इनटेक है उतना उसका आउटफ्लो है. तो दोनों चीज़ बैलेंस रहती है. जब ये बैलेंस ऑल्टर हो जाता है, ऑल्टर कब होता है? या तो बनने की क्वांटिटी बढ़ गई, या बाहर जाने का जो पैसेज रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, या सिकुड़ गया, छोटा हो गया है. तो उस कंडीशन में आंखों में जो पानी बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो वो अंदर एक्यूमुलेट होता है. या नॉर्मल बन रहा है, जाने का रास्ता छोटा हो गया, तो फिर भी वो एक्यूमुलेट करेगा. और जब वो एक्यूमुलेट करेगा तो वो पूरे आई बॉल पे प्रेशर जनरेट करेगा. तो वो जो प्रेशर जनरेट करता है उसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं, जब उसके साथ ऑप्टिक नर्व का डैमेज जुड़ जाए. कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन आंखों में और कोई डैमेज नहीं होता है, तो हम उसे ग्लोकोमा नहीं लेबल करते, हम उसे ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहते हैं. ताकि उन लोगों को आगे चल के ग्लोकोमा हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं है. अभी ग्लोकोमा में कौन लोग एट रिस्क है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल आई स्ट्रेन से कौन लोग रिस्क पे होते हैं. जैसे ग्लोकोमा में रिस्क पे किन लोगों को होता है? तो कॉमनेस्ट थिंग इज हेरिडिटरी. अगर आपके पेरेंट्स को है या उनके पेरेंट्स को है, तो बच्चों में आने के चांसेस 50% हो जाएंगे. यानी अगर 2 बच्चे हैं तो 1 को आएगा, 4 है तो 2 को आएगा, अगर पेरेंट्स में है तो. सो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन इज वेरी स्ट्रांग. उसके अलावा जो नॉर्मल रिस्क है, दैट इज 2 in 100. यानी हम नॉर्मल, और ये 40 साल के पहले बहुत कम आता है, यूजुअली 40 ईयर्स के बाद आता है. इट इज अ डिसीज ऑफ मिडिल एज, बेसिकली मिडिल एज के बाद ही आता है. तो हम अगर 100 लोगों को इकट्ठा कर दे जिनको कोई डायग्नोसिस नहीं है ग्लोकोमा के, नॉर्मल पॉपुलेशन में से सारे 40+ हैं, उसमें से 1 या 2 को मिलेगा. सो इट इज दैट कॉमन ऑफ अ डिसीज. बट अगेन 70% आर सिम्टमलेस. तो 70% नहीं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा, ओपन एंगल एंड नैरो एंगल. तो हम उसे गुजराती में मीठा जामर, तीखा जामर बोलते हैं बेसिकली. और जो काला मोतिया हिंदी में बोलते हैं, उसकी भी 2 वैरायटी होती है. तो एक जो ओपन एंगल होता है उसका कोई सिम्टम्स नहीं होते. जो नैरो एंगल होते हैं ग्लोकोमा का, उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं जिसमें ब्लर दिखना, रात को ग्लेयर लगना, या लाइट सोर्स है उसके चारों तरफ हमें और कलरिंग रिंग्स दिखती है जैसे रेनबो होता है. तो दिस आर ऑल साइंस ऑफ ग्लोकोमा जो नैरो एंगल है. तो वो तो पेशेंट्स तुरंत हमारे पास आ जाएंगे कंप्लेन करके, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है. करेक्ट, सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको. लेकिन जिनको ओपन एंगल ग्लोकोमा है वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है. हाँ, और प्रॉब्लम ये होती है ग्लोकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है.
ऑप्टिक नर्व इज द नर्व विच जॉइंस द आई टू द ब्रेन, ठीक है। तो वो सबसे डेलिकेट पार्ट है आई का, जो प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाती। बाकी सारी स्ट्रक्चर्स थोड़े इलास्टिक रहते हैं, तो वो प्रेशर झेल लेते हैं आंखों का। ऑप्टिक नर्व नहीं झेल पाती, तो वो डीप होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होती है तो हमारा फील्ड कंस्ट्रिक्ट होता है। क्या इसीलिए उसको फील्ड टेस्ट कहा जाता है जब ग्लूकोमा के हाँ, लिए? तो जैसे अगर मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ तो मुझे साइड का भी दिख रहा है, मैं साइड में तो देख नहीं रहा हूँ। तो जो फील्ड है वो चारों तरफ से सिकुड़ती जाती है, और वो इतना स्लो प्रोसेस है कि वो जब तक 60 to 70% डैमेज ना हो जाए इंडिविजुअल को मालूम नहीं पड़ेगा। और वो मालूम भी कैसे पड़ता है एडवांस स्टेज में, अचानक से चीज़ें सामने आ जाती है। चलते चलते हाथ टकरा जाता है विंडो पैन पे या डोर के पैन पे, साइड के एज पे। स्टेयर्स चलते टाइम मिस हो जाते हैं, स्टेयर्स नीचे खड्डा है तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि फील्ड हमारी कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो ये लेकिन इरिवर्सिबल है। वर्स्ट पार्ट इज कि जो फील्ड चली गई वो वापस नहीं ला पाएंगे कभी। तो सर ग्लूकोमा ट्रीटेबल नहीं है? ग्लूकोमा ट्रीटेबल है, लेकिन जो लॉस हो गया उसको ट्रीट नहीं कर सकते, जो है उसको रोक सकते। इसलिए ट्रीटमेंट वही है कि प्री डिसीज डायग्नोसिस कर लो, उसको वहीं पे रोक लो शुरुआत से पहले, ताकि आपकी खराब होने की नौबत ना आए। तो उसके लिए करना क्या जरूरी है कि एवरी इंडिविजुअल अबाउ 40 शुड गेट दैट आई प्रेशर चेक्ड एटलीस्ट वंस आफ्टर 40। अगर वो ज़्यादा और सस्पिशियस बॉर्डर में आते हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो फ्रीक्वेंसी एवरी ईयर होनी चाहिए। अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो हर 3-4 साल में एक बार चेक करवा सकते। लेकिन कभी चेकअप ही नहीं करवाया क्योंकि तकलीफ नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं है, वो डिक्टम फॉलो नहीं कर सकते अगर ग्लूकोमा से बचना है। सर ग्लूकोमा सिर्फ हेरिडिटरी से ही आता? नहीं, वो काफ़ी सारी कंडीशन से आता है। हेरिडिटरी इज़ वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। जिनको चश्मे के नंबर ज़्यादा होते हैं उनको भी आ सकता है, जिनको अगर किसी भी तरह की चोट लगी उनको आ सकता है, अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है या किसी भी सिस्टमिक कंडीशन से, उससे सेकेंडरी ग्लूकोमा आ सकता है। उसके अलावा भी काफ़ी अगर आई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है बचपन से तो उसके कारण भी ग्लूकोमा आ सकता है। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन यूजुअली जो कॉमन रीजन है दैट इज़ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो 40 ईयर्स के बाद आता है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम या तो इडियोपैथिक होता है, जो 100 में से मैंने बताया 1 या 2 लोगों को होता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री के थ्रू आता है। दोस्तों प्लीज़ लुक आफ्टर योर आईज। यू नो, आज जब मैं डॉक्टर जी को सुन रहा हूँ आई एम सो मच वरीड कि इतने आँख जो एक ऐसी खिड़की है जिससे आप दुनिया देखते हो, इस खिड़की को बंद होने से बचाइए। इस खिड़की को अच्छे, हेल्दी और बहुत साफ रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हो जिस ग्लूकोमा रिलेटेड है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है कि दे नीड अ पेरीमेट्री बिफोर गिविंग ड्राइविंग लाइसेंस। पेरीमेट्री यानी फील्ड टेस्ट। अच्छा, हाँ। जो हम साइड में कितना देख रहे हैं, कितने डिग्री पे हमारा विजन है, उसको फील्ड टेस्ट कहते हैं। सो दे हैव मेड के पेरीमेट्री टेस्ट इज मैंडेटरी ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले। अगर हम उसका रिपोर्ट दिखाते उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर फील्ड कंस्ट्रिक्टेड वाले लोग ड्राइव करते हैं देर आर वेरी हाई चांसेस दे विल कोलाइड इनटू अदर पीपल एंड एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन एनी टाइम। सो अगेन इट इज़ एन जनरल अवेयरनेस थिंग कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे या ना करे, एज ए ह्यूमन वी शुड डू अवर पेरीमेट्री टेस्ट बिफोर गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस डन, सो दैट वी डोंट हार्म अवरसेल्व्स एंड अदर्स। करेक्ट, खुद की भी जान, हमारी और दूसरों दोनों की बच जाए। सर आपने इतनी सारी बातें कही आँखों के बारे में। सर कुछ सवाल है जो टर्मिनल इलनेस से रिलेटेड है। क्या आँखों में भी कोई टर्मिनल इलनेस लाइक कैंसर जैसा हो सकता है? दे आर वेरी रेयर। आई कैंसर्स आर नोन आइडेंटिटी, ठीक है, होते हैं हर जगह पे, आँखों के हर लेयर में हो सकते हैं कैंसर्स, बट देन वे आर वेरी वेरी रेयर। और वो होते हैं तो सिम्टम्स आ जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, तो हम उसे उसी टाइम पे उसके अगेन डॉक्टर स्पेशलिटी अलग रहती है, ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी में आता है जो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर ट्रीटेबल। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स जो आँख के होते हैं वो ठीक हो सकते हैं, वो बॉडी के कैंसर्स की तरह नहीं रहते कि दे आर डेथ इज डेस्टिन्ड, वैसा नहीं होता है। हम आंखें बचा सकते हैं, विजन कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन के लिए इसके लिए भी लागू पड़ता है कि इट हैज़ टू बी डन डायग्नोस्ड ऑन टाइम। सो एक मेजर मैसेज जो जाना चाहिए वो है कि अगर आंखों में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो उसको घर पे बैठे बैठे वेट मत किया करो। सो इफ़ यू गो टू द राइट प्लेस राइट टाइम देन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ। इट्स मैनेजेबल एंड यू कैन ऑलवेज प्रिवेंट ब्लाइंडनेस और अदर सीक्वल कंडीशंस which could otherwise can be sight threatening if you're not treated on time. सर और लास्ट सवाल आज के शो का, जिन लोग को एडिक्शन है अल्कोहल, टोबैको या एनी अदर एडिक्शन, हाउ डेंजरस इज दैट फॉर द आईज? इज देयर एनी कंसिक्वेंस, इज देयर एनी आउटकम ऑफ दैट? सी एडिक्शन किसी भी चीज़ का ठीक नहीं होता है, ठीक है, नहीं वो तो है। ऐसा कहा जाता है कि एडिक्शन से सिर्फ 2 चीज़ें बच जाती है बॉडी में, जो 2 चीज़ें डेड है, एक है बाल, दूसरे नाखून, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है बॉडी का जो एडिक्शन
डैमेज ना करे जैसे, तो फिर आंखें कैसे बच सकती है? ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट यूजुअली टोबैको, अल्कोहल से एम्ब्लायोपिया हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ओके, अल्कोहल से हाँ, नॉट नेसेसरी कि क्वांटिटी में कितनी ले रहे हो, वो बॉडी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। बॉडी पे, बॉडी टू बॉडी। हाँ, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है वो। लेकिन अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, एवरीथिंग कैन लीड टू ऑप्टिक नर्व डैमेज डायरेक्टली, विच इज़ डेंजरस। लॉस ऑफ विजन ग्रेजुअली होता है और धीरे धीरे बिल्कुल ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। ठीक है, दैट इज़ प्राइमरी, डायरेक्ट हिटिंग द आई ऑर्गन। सेकेंडरी, इन सब एडिक्शन के कारण हमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, चेंजेस होते हैं, जिसके कारण सेकेंडरीली डैमेज होता है। सो डैमेज तो हो ही जाता है, लेकिन प्राइमरली हो रहा है या सेकेंडरी, अगेन इट गोज ऑन टू योर फॉर्चून और फेट। हाँ, वो किस्मत पे डिपेंड करता है। राइट। लेकिन आंखें बचती तो नहीं है। सर, जाते जाते आपको हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना है एज अ केयरिंग डॉक्टर, व्हाट यू वुड से टू आवर ऑडियंस? एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी इस एपिसोड में 2-3 बार पहले भी बोल दिया है मैंने कि आंखें हमारे अनमोल रतन हैं। हम लोग उसको सबसे कम उसका ध्यान रखते हैं। बेसिकली वी इग्नोर अवर आइज, क्योंकि काम चल जाता है, सब ठीक दिखता है, इसलिए वी आर नॉट बॉदर्ड कि उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम हमारे बालों का ध्यान रखते हैं, हमारे क्लोथ्स का ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन आइज दिख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी एक मान्यता है, तो वो एक गलत चीज़ है। सो हर इंडिविजुअल के लिए एक कॉमन मैसेज है कि आंखों का एवरी ईयर आई चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, आप यू कैन सिलेक्ट योर डॉक्टर। बेसिकली डॉक्टर चाहे आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, एक डॉक्टर जो हर चीज कर रहा हो कॉम्प्रिहेंसिव, और यू कैन गो टू इंस्टीट्यूट वेयर एवरीथिंग हैपेंस, वेयर ऑल द डॉक्टर्स आर टुगेदर। जैसे हम नॉर्मली बॉडी चेकअप करवाते हैं, अभी तो यू नो कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाते हो। हाँ, यू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन गेटिंग अ कंप्लीट बॉडी चेकअप, जिसमें ज्यादातर टाइम्स आई इग्नोर हो जाती है। Correct. तो यू हैव अ कंप्लीट आई चेकअप, फॉर्म अ सिस्टम वेयर यू हैव अ कंप्लीट आई चेकअप, जिसमें आपका आगे से लेके पीछे सारे पार्ट्स चेक हो जाए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम lids to cornea to cataract to optic nerve to retina, everything, glaucoma, हर चीज़ चेकअप हो जाए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप करवाते हो। तो उसमें अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत है तो वो पकड़ी जाएगी। एंड मैंने जैसे पहले बताया, मेजोरिटी ऑफ आई कंडीशंस आर ट्रीटेबल, दे आर प्रिवेंटेबल करेक्ट, इफ यू डायग्नोस इट ऑन टाइम। तो ये रिक्वेस्ट है कि घर पे मत बैठे रहो, अगर छोटा सा भी दिक्कत होता है तो गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। डू नॉट यूज एनी ऑफ द देसी उपचार जो हम बोलते हैं कि जो हमारे बड़े कर रहे थे, वो कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट नहीं थी, इसलिए वो कर रहे थे, उनकी भी मजबूरी थी, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। देयर वर नॉट इनफ रिसोर्सेज, इनफ डॉक्टर्स नहीं थे उस टाइम पे, इतना डेवलपमेंट नहीं था, इंस्ट्रूमेंटेशंस नहीं थे, तो उनको जो ऊपर से सिखाया गया था वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब नाउ टाइम हैज चेंज्ड। ठीक है, वो तो हम अगर हम देखेंगे तो पुराने ज़माने में हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, फिर भी काम चल रहा था। ठीक है, अभी वो है तो भी कम पड़ रहा है। सो वी एज उसमें जैसे हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, एज वी आर अडेप्टिंग अवर सेल्फ टू न्यूअर थिंग्स इन लाइफ, तो दिस शुड बी अ न्यू नॉर्मल नाउ, कि हर साल में एक बार आपको प्रॉपर्ली आई चेकअप करवानी चाहिए, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप कहेंगे। सेट योर ओन प्रोटोकॉल्स। या सेट योर ओन डोंट प्रोटोकॉल्स, वेट फॉर द डिजास्टर, डोंट वेट फॉर द अलार्म टू रिंग, इट्स लाइक दैट। दोस्तों, आज इसी के साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी जो बीत रही है, किसी और की हथेली थाम के उसे रास्ता दिखाओ, उसका इंतजार ना करो कि किसी की हथेली थाम कर आपको रास्ता ढूंढना पड़े। इसी के साथ आज का हम ये एपिसोड जो है इसे यहीं समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आई नो आप नहीं दबाते, आपको अच्छा नहीं लगता, एलर्जी है, बट आप फिर भी दबा के देखिए, अगर अच्छा हो जाता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया हमें बताइए। डॉक्टर जी ने आपकी आंखों के बारे में जो जो बताया, कहीं आप किसी भी चीज से गुजर रहे हो, आप चाहते हो और इन्फॉर्मेशन डॉक्टर जी से, प्लीज लिखिए, हमें बताइए, हम डॉक्टर जी को दोबारा बुलाएंगे, आपकी और क्वेरीज का सवाल डिटेल में पूछकर आपके लिए जवाब लेके आएंगे। बट प्लीज लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारा परिवार बने। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।